हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का इस वीडियो चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स में बात करेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन के विषय में। कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब है कि हार्ट में जो ब्लड जाता है, कैसे सप्लाई होता है, कहाँ कौन सप्लाई करता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड आता है वो उस दो आर्टरीज है, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कहाँ से निकलता है? ये जो है कोरोनरी आर्टरी जो है वो रूट ऑफ दिस असेंडिंग एओर्टा। आप जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकला है, जिसमें प्योर खून रहता है, शुद्ध रक्त है, ये सप्लाई करता है होल बॉडी में। तो इसी से यहाँ पर इसका जहाँ पर शुरू होता है, रूट कहेंगे, वहाँ से ये आर्टरी शुरू होता है। राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और हार्ट का पोजीशन हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, ऑब्लिक रहता है। तो ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी निकला, उसके बाद यहाँ पर मार्जिनल ब्रांच देता है। ये मार्जिनल ब्रांच है, और मार्जिनल ब्रांच देने के बाद ये राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के रूप में एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस में के बीच में प्रेजेंट रहता है। पीछे की ओर एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस है, मैंने दोनों जहाँ पर एट्रिया है और वेंट्रिकल का जोड़ है, वहाँ पर के सर्कस में पीछे की ओर ये चला जाता है। तो इसको कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। इसका दो ब्रांच हो गया, मार्जिनल आर्टरी एंड राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसके बाद इससे बहुत सारा सब ब्रांचेज निकलता है, छोटा छोटा ब्रांचेज जिसका नाम नहीं है, ये सब सप्लाई करता है हार्ट। तो राइट कोरोनरी आर्टरी का दो हुआ, मार्जिनल आर्टरी एंड राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। क्या चीज़ को सप्लाई करता है? जैसा हम लोग जानते हैं कि यह राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो और ये बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पर इंटर एट्रियल सेप्टम, दो एट्रियम के बीच में रहेगा इंटर एट्रियल एंड इंटरवेंट्रिकुलर। तो राइट एट्रियम, पूरा राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल को, और कंडक्टिंग सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम जो है उसको, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यदि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में है तो इसके पोस्टीरियर पार्ट को करता है सप्लाई, और उसके बगल में जो कुछ पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल के, उसको भी सप्लाई करता है। तो क्या किया? राइट एट्रियम को किया, राइट वेंट्रिकल को किया, बीच का जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसको करता है, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, तो पोस्टीरियर पार्ट को ये सप्लाई करता है। पोस्टीरियर पार्ट को उससे सटा हुआ जो पार्ट है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल का, उसको सप्लाई करता है। ठीक है। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या सप्लाई करता है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी आर्च असेंडिंग जो एओर्टा है उसके रूट के पास से ये भी निकलता है, और निकलने के थोड़ा ही समय के बाद यह टूट जाती ब्रांच देता है, जिसका नाम है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये कहाँ पर रहता है? जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है उसमें रहता है, इसीलिए इसका नाम एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच भी है इसका नाम। और इसके बाद ये लेफ्ट जो कोरोनरी आर्टरी था वो कंटिन्यू करता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में, यहाँ पर एक पीछे की ओर चला जाता है। और राइट कोरोनरी आर्टरी का जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, इसका जो टर्मिनल है, वहाँ पर एनास्टोमोसिस हो जाता है। तो ये हुआ इसके बारे में। ये एरिया क्या सप्लाई करता है? ये लेफ्ट एट्रियम को, पूरा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल को, और ये जैसे हम लोग बताए एंटीरियर वेंट्रिकुलर ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके एंटीरियर पार्ट को, और थोड़ा सा जो पोर्शन है, एडजेसेंट पोर्शन, जो सटा हुआ पोर्शन है राइट वेंट्रिकल को, उसको सप्लाई करता है। ठीक है। अब क्या है कि तो ये ड्रेन कहाँ करता है? राइट को ड्रेनेज जो है, वेनस ड्रेनेज जो है, दो तरह से होता है, सुपरफिशियल और डीप। तो सुपरफिशियल वेन्स जो है वो एंटीरियर कार्डियक वेन है। एंटीरियर कार्डियक वेन ड्रेन करता है सप्लाई, जो राइट कोरोनरी आर्टरी से जो सप्लाई होता है उसको ड्रेन करता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जैसे है, राइट एट्रियम है तो इसके एंटीरियर वॉल में ये वाला वेन, एंटीरियर कार्डियक वेन खुलता है, और पोस्टीरियर साइड में जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का जो ब्लड सप्लाई है वो ड्रेन होता है कोरोनरी साइनस में और ग्रेट कार्डियक वेन। कोरोनरी साइनस और ग्रेट कार्डियक वेन
में ये ड्रेन करता है। ग्रेट कार्डियक वेन पहले कोरोनरी साइनस में ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड को ड्रेन करता है, और देन कोरोनरी साइनस जो है वो राइट एट्रियम में जाता है जब पोस्टीरियर वॉल में खुलता है। जैसे मान लीजिए इंटीरियर है तो इंटीरियर राइट एट्रियम का इंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर वॉल में क्या खुला? एंटीरियर कार्डियक वेन खुला। पोस्टीरियर में क्या खुला? कोरोनरी साइनस होता है। ग्रेट कार्डियक वेन और कोरोनरी साइनस मिलके ये पोस्टीरियर वॉल में इसका ओपनिंग, राइट एट्रियम हो गया। और इसके अलावा डीप वेन्स भी होता है इसमें। डीप वेन्स होता है आर्टीरियो साइनसॉइडल करते हैं, ल्यूमिनल साइनसॉइडल वेन है, और थिबेसियन वेसल्स। ये सब वेसल जो है वह डायरेक्ट कहाँ खुलता है? लेफ्ट एट्रियम में खुल जाता है, लेफ्ट एट्रियम में खुल जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये एओर्टा से सप्लाई हो जाता है। तो इसमें जो ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, ब्लड जो थिबेसियन के पहले, इसके खुलने के पहले 100% ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100% रहता है। लेकिन थिबेसियन वेसल, आर्टीरियो साइनसॉइडल और ल्यूमिनल साइनसॉइडल, ये सब के मिलने के कारण क्या जाता है? ये कम होके अब यहाँ पर हमको 98% ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है, 98% ही सर्कुलेट करता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। ये हो गया कि काहे थोड़ा सा कम जाता है, काहे कि इम्प्योर ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में ये डीप वेन के द्वारा ड्रेन होता है। ठीक है। अब एनास्टोमोसिस क्या होता है? ये कार्डियक एनास्टोमोसिस है, माने हार्ट के अंदर है, और दूसरा एक्स्ट्रा कार्डियक होता है, माने एक हार्ट के अंदर जो एनास्टोमोसिस हो रहा है और दूसरा हार्ट के बाहर हो रहा है। हार्ट के अंदर कहाँ होता है? कोरोनरी आर्टरीज के ब्रांचेज हैं, उसमें एनास्टोमोसिस। और दूसरा है एक्स्ट्रा कार्डियक एनास्टोमोसिस, माने हार्ट से के बाहर में एनास्टोमोसिस हो रहा है। क्या है? वासा वेस्टोरम कहते हैं। आर्टरी टू आर्टरी जब जाता है तो उसको वासा वेस्टोरम कहते हैं। तो एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में इसका कोरोनरी आर्टरीज का एनास्टोमोसिस होता है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। दूसरा होता है इंट्राथोरेसिक, चेस्ट के भीतर जो आर्टरीज है उससे होता है, ब्रोंकियल आर्टरी से होता है, और फ्रेनिक आर्टरी से होता है। इसके बीच में एनास्टोमोसिस होता है। ये एनाटोमिकल हुआ, ये होता है। और उसके अलावा फंक्शनल होता है। फंक्शनल मीन्स कि जो प्रेजेंट नहीं है, एनाटोमिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ज़रूरत होने पर एक एक्टिव हो जाता है, एनास्टोमोसिस शुरू हो जाता है। वैसे तो हार्ट का जो रहता है कोरोनरी आर्टरी जो एंड आर्टरी है, एंड आर्टरी मीन्स क्या हुआ कि ये जो ब्लड सप्लाई है, इस एरिया में यदि ब्लड सप्लाई एक आर्टरी से हो रहा है तो क्या होता है कि दूसरा एरिया से इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होगा, एंड आर्टरी कहते हैं। जैसा कि किडनी में होता है और लंग्स सब में होता है। तो दूसरे आर्टरी से इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होगा। लेकिन यदि एनास्टोमोसिस हो जाता है, फंक्शनल एनास्टोमोसिस डेवलप करता है, तो ब्लड इस एरिया में आने लगता है। इसीलिए क्या होता है कि यदि एंड आर्टरी, इस आर्टरी में यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया, ये ब्लड नहीं जा रहा है, यहाँ पर ब्लॉक हो गया, ये ब्लड नहीं जा रहा है, एकाएक हो गया, तो ये एरिया में इस्कीमिया कहते हैं। कम ब्लड सप्लाई होगा तो इस्कीमिया, और ज़्यादा हो जाएगा, अगर ज़्यादा देर तक रह गया तब क्या होगा? यहाँ पर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। नेक्रोसिस हो जाएगा, उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सब ब्लॉक हो गया, ये पहले तो इधर होगा, इसका धीरे धीरे ये बढ़ के, है ना, इन्फार्क्शन कहलाता है। तो लेकिन अगर कोई आदमी एक्सरसाइज कर रहा है या कुछ मेडिसिन वैसा खा रहा है, तो जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारा फंक्शनल जो है वो डेवलप कर जाता है। थोड़ा थोड़ा ब्लड बगल के एरिया से भी आने लगता है, ब्लड आता है। और इसके अलावा इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ है तो ड्रग के प्रभाव से इसको डायलेट कर देते हैं, डायलेट हो जाता है। तो यहाँ तक ब्लॉक था, लेकिन बगल से ब्लड जाने लगेगा। इसके अलावा ये जो फंक्शनल एनास्टोमोसिस को हम लोग बढ़ावा देते हैं, कैसे? जैसे एक्सरसाइज करने से हार्ट का जो फंक्शनल है, जो कि ऐसे रेगुलरली काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन में ये काम करने लगे। तो और ये ऐसा है कि इसका ब्लड सप्लाई, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का हार्ट का ब्लड सप्लाई रहना चाहिए पूरा, काहे कि यह सिर्फ काम करेगा
जब ऑक्सीजन प्रॉपर रहेगा तब। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन इसका है 60 से 80 मिलीलीटर पर 100 ग्राम पर मिनट, लगभग 250 मिलीलीटर पर मिनट इसका होता है। और ये कितना कर सकता है, 4 टाइम्स बढ़ जाता है। इसका सप्लाई जो है ऑटो रेगुलेशन से होता है, जिसमें केमिकल कंट्रोल ज़्यादा है, इफेक्टिव है, और नर्वस कंट्रोल भी होता है जिसका बहुत कम रोल है। तो केमिकल कंट्रोल में क्या हुआ कि हार्ट के एक्टिविटी से, जैसे हार्ट का एक्टिविटी बढ़ जाएगा तो बहुत सारा मेटाबोलाइट निकलता है, लैक्टिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, ये सब निकलता है, एडिनोसिन बनता है। ये सब के कारण क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी डायलेट करता है। और दूसरा हार्मोन के कारण होता है, थायराइड का हार्मोन जो जानते हैं, थायरोक्सिन है, T3 T4 और एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब के कारण से भी ये डायलेट करता है। तो जिससे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, और नर्वस कंट्रोल का इतना रोल नहीं है। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग सोचेंगे कि कोरोनरी आर्टरी का जब ब्लॉक हो जाता है, जब रुक जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद।